आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष और नागपुर यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर अंबेडकर चेयर के पूर्व चेयरपर्सन, एक जाने माने समीक्षक है, लेखक है, विचारक है और एक ऐसे वक्ता है जो हर समय प्रासंगिक विषयों को लेकर अपनी बात रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, आप सबके लिए जाना पहचाना नाम है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, आज एक विशेष बात जो घटित हुई है कि 2 दिन पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो आरक्षित वर्ग हैं, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसीज हो, ये जो आरक्षित वर्ग हैं, इन आरक्षित वर्गों के अंदर एक और भी उप सूची बनाई जाए कि आरक्षित वर्गों में से जिन लोगों को उस आरक्षण का विशेष लाभ ना मिला हो, उनको चिन्हित किया जाए और उनके लिए एक उप सूची बनाई जाए और उन्हें विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण के मामले में हमें लगता है कि शायद पहली बार आज़ाद भारत में ये कोई नए तरीके से एक निर्णय आया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच, जिस बेंच ने ये निर्णय दिया है, ये बेंच अब इसको अपर बेंच के लिए देगा और अपर बेंच इसको कैसे समझता है, फिर इस पर कैसे वो मुहर लगाता है, ये बात की बात है। लेकिन एक अम्बेडकराइट विचारक, संविधान को समझने वाले, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण का जो आंदोलन है, जिसको विशेष रूप से जो कर्मचारी और अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़ा हुआ होता है और जहां आरक्षित वर्गों को समाहित करने वाली जो बात होती है, इस पर आप बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं इस निर्णय को जो सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में दिया है? 27 अगस्त 2020 को जी 5 सदस्यों के खंडपीठ ने जो निर्णय दिया वो चिंतन और चिंता का विषय हुआ है। किस दृष्टि में ऐसा सोचते हैं आप? इसका कारण यह है कि उनका निर्णय क्या वो हम देखते हैं। जो कल अर्थात 27 अगस्त को सर्वोच्च कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो क्या है जी। उसमें पहली बात यह है कि अनुसूचित जाति और जमाती की जो लिस्ट है, जो संविधान में आर्टिकल 341 के अंतर्गत दी गई है, इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि इस अनुसूचित जाति जमातियों की जो लिस्ट है उसमें सब डिवीजन करने का अधिकार यह राज्य को मिलना चाहिए। इस प्रकार का उनका मत है। यह पहला। क्या पहले भी इस तरह का सब डिवीजन हुआ करता था? नहीं। और दूसरा उनका मत यह है कि ये जो अभी 5 न्यायमूर्तियों का जो खंडपीठ था, यह विस्तारित खंडपीठ को दिया जाए और मतलब बड़ी बेंच को दिया जाए जी, 7 या और उससे ज्यादा। और उन्होंने और एक बात कही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जी बिल्कुल, ये अपना जो ईवी चिन्नैया के केस के संदर्भ में, बिल्कुल, और इसका उल्लेख भी इस जजमेंट के साथ किया गया है जी। तो उन्होंने ये कहा है कि वी चिन्नैया केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था उसमें बदल करना चाहिए। ये वास्तव में तो हमारे दर्शकों के लिए तो पहले आप ये समझाइए कि ये जो ईवी चिन्नैया का जो जजमेंट था, जो पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो ये जो जजमेंट था ये क्या था? आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2000 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एक्ट बनाया और उसमें आंध्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। यानी शेड्यूल कास्ट का एक जो वर्ग है
जो बाबा साहब ने कहा था कि सभी शेड्यूल कास्ट का एक वर्ग है। तो उस एक्ट में अनुसूचित जमाती के अंदर अलग अलग वर्ग बनाया था, जैसा कि आंध्र प्रदेश में माला और मादिका, ये जो दो बहुत बड़ी जाति जी जी अनुसूचित जातियों में है, जी जिनकी लोक संख्या भी सबसे ज्यादा है, तो इनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। तो इसका मतलब यह था कि माला और मादिका, ये जो बड़े शेड्यूल कास्ट के दो जो जाति है, जो बड़े ग्रुप बड़ी है, हाँ। उनमें ये करना नहीं, टकराव अच्छा लाने का ये प्रावधान था। और इसलिए ईवी चिन्नैया इन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और उस अपील में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ये जो किया है यह घटना बाह्य है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों की जो लिस्ट बनती है वो अपनी राज्य घटना के परिच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति बना, उनको अधिकार है जी। अनुसूचित जाति या जनजातियों की जो लिस्ट है उसमें चेंज करने का अधिकार यह किसी भी सरकार को नहीं है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो एक्ट बनाया गया है आंध्र सरकार ने, यह गलत है, यह आर्टिकल 341 के खिलाफ है। उसी प्रकार आर्टिकल जो 14 है उसके भी खिलाफ है। उस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट हेगड़े जो न्यायमूर्ति थे उस वक्त उन्होंने दिया था, क्योंकि जब हम 17 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके संदर्भ में चर्चा करते हुए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये बात कही, जजमेंट में कही थी, और वो जजमेंट ये है कि मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 कि आर्टिकल 341 makes it clear that the state legislative or its executive had no power of disturbing the presidential list of scheduled caste for the state. न्यायमूर्ति हेगड़े ने स्पष्ट शब्द में कहा था कि 341 ये जो धारा है, इस धारा में जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता दी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार कोई भी राज्य को नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और तो क्या ऐसा माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को इस समय पलट दिया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यही अभी जो 17 अगस्त को जो उन्होंने जजमेंट दिया उनका यही विचार है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें बदलाव करना चाहिए, जो अच्छा। ईवी चिन्नैया का जो केस है। जी जी जी। और इसमें और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जस्टिस कृष्ण अय्यर इस देश के जाने माने विधि तज्ञ और न्यायमूर्ति थे। उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटर देयर ऑफ इज दैट शेड्यूल कास्ट और वन क्लास फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जैसे बड़े न्यायमूर्ति यह कहते हैं कि संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट का एक वर्ग, एक क्लास बनाया है, और उसमें किसी भी को फिर वो राज्य सरकार हो और कोई हो, उनको बदलाव करने का अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट बात उन्होंने कही थी। और यह होने के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो यह बात तर्कसंगत नहीं है। इसके मायने आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों में जो अलग अलग जातियां हैं जी, उनमें टकराव पैदा करना, उनमें संघर्ष पैदा करना। और एक मैं बताना चाहता हूं, मतलब जो जातियों के अंतर्गत संघर्ष होते हैं उसको बढ़ावा देना, यानी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत संघर्ष करना, ताकि वो लोग संगठित न रहे और वो अपने अधिकार की रक्षा न कर सके। मतलब कैसे? और मैं इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। जी जी जी।
2005 में पंजाब सरकार ने एक शेड्यूल कास्ट के संबंध में कानून बनाया था जी। उस कानून में उन्होंने ये कहा कि ये जो वाल्मीकि और मजहबी सिख है इनको प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत उन्होंने सब डिवीजन किया था। तो ये जब इसके विरोध में जब हाईकोर्ट में लोग गए तो हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जो जजमेंट है वो सटीक जजमेंट है और ये जो कानून है पंजाब सरकार ने बनाया यह संविधान के विरोध में है। ऐसा जजमेंट हाईकोर्ट ने दिया और हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ पंजाब सरकार गई और पंजाब सरकार के इस केस के संदर्भ में 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। ये बात तो है, लेकिन इसको आप कैसा समझ रहे हैं कि पंजाब इससे में आपने जैसे कहा कि भाई इससे लोगों के अधिकारों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, तो ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चाहते थे इस देश का जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है जी, ये सब लोग संगठित हो, सभी जातियों अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, ये सब जातियां शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत संगठित हो ताकि ये लोग अपने अधिकारों की रक्षा करें। पंजाब में अनुसूचित जातियों की लोगों की जो संख्या है यह 31% है, 31% है। अच्छा, प्रतिशत। तो ये सब जो इकट्ठा आते हैं एक ताकत पैदा करते हैं, लेकिन इन लोगों में डिवीजन करने का प्रयास राज्य सरकार अपने राजकीय फायदे के लिए कर रही है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका होनी चाहिए वह भूमिका कानून के तहत होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनकी भूमिका होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनुसूचित जातियों की जो लिस्ट है उसमें कई जातियां हैं, तो यह जातियां अलग अलग हो गई और अपने अपने अधिकारी अपनी जाति की रक्षा के लिए वो लड़ने का प्रयास करेंगे ताकि अनुसूचित जाति का जो एक वर्ग बाबा साहब निर्माण करना चाहते हैं वो वर्ग निर्माण न हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में सर एक तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि ये जो शेड्यूल कास्ट में जितने शेड्यूल में जो जातियां हैं उनमें बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल पिछड़ गई है और एक विशिष्ट 1, 2, 3 जातियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ये तर्क दिया जाता है, इसलिए इसमें उपसूचियां बनाई जाए, ऐसा तर्क है। आप कैसा समझ रहे हैं? आपने जो तर्क दिया और लोग जो ऐसा ही तर्क देते हैं वो झूठ है। अच्छा, क्यों झूठ है? कि जो लोग यानी अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने अपनी परंपरागत जो व्यवसाय वो छोड़े और शिक्षा के क्षेत्र में वो आए, उनकी तरक्की हुई। और जो लोग यानी अब भी बहुत सारी अनुसूचित जातियों के लोग अंधश्रद्धा रूढ़ी परंपरा में हैं, इसलिए वो प्रगति नहीं कर रहे, इसलिए वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए। मतलब सुविधाएं सबके लिए है, सुविधा सबके लिए, किसी एक अनुसूचित जाति के एक कास्ट के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है यदि सरकार का यही उद्देश्य कि सभी लोग आगे बढ़ना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि अनुसूचित वर्ग के जो भी लोग हैं सब आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? उसका कारण है, उस कारण का कोई जिक्र नहीं करते या उस कारण को नष्ट करने का प्रयास कोई नहीं करते। वो कारण यह है उन लोगों में जो धर्म के आधार पर जो अंधश्रद्धा फैली है, शिक्षा के संदर्भ में उनके मन में जो भ्रम है वो दूर करना, ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सके और शिक्षा क्षेत्र में वो आगे आएंगे। इसमें और एक बात है, जैसा कि महाराष्ट्र में भी ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बौद्ध लोग जो है वो शिक्षा क्षेत्र में आगे आए हैं, ये बात सही है और उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है। लेकिन जब एडवर्टाइज होती है तब सभी
अनुसूचित जातियों के लोगों को अर्ज करने का अधिकार होता है, सभी को समान माना जाता है। और जो लोग जो यानी पढ़ाई में या जिनका यानी गुणवत्ता जो अधिक है उनको चुना जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करना चाहिए ताकि सभी लोग, फिर वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो या पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनमें यह भावना निर्माण होना चाहिए कि हमें तरक्की करना है, हमें पढ़ाई करना है, हमें आगे जाना है। इस प्रकार की भावना ये जो शिक्षा के प्रति जो भावना है कि जिसके द्वारा विकास होता है, अब ये बात किसने प्रचारित करनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी का काम है कि उन्होंने सभी के लिए ये व्यवस्थाएं बनाकर उनमें इस रुचि को पैदा करना चाहिए, और अनुसूचित वर्ग में जितनी भी जातियां उस शेड्यूल में है सबको इकट्ठे बाहर निकालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी और किसी की बनती है? आपकी बात बहुत सही है, और मैं और एक जिक्र करना चाहता हूँ जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जी, अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो बैकवर्ड क्लास है, इनके लिए संविधान में प्रावधान किए हैं। बाबा साहब ने किसी एक अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान नहीं किया, किसी विशिष्ट जाति विशेष के लिए उन्होंने प्रावधान नहीं किया। बाबा साहब ने सभी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जमाती जो है जनजाति है, और ये जो पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए उन्होंने ये किया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि सभी का तरक्की होना चाहिए, सभी का उत्थान होना चाहिए, ये बात बाबा साहब चाहते थे। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस प्रकार से संविधान का अमल होना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं फुले सर, बाबा साहब ने अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए भी प्रावधान किया है। और स्वतंत्रता मिलने के बाद पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे उन्होंने अपना रिपोर्ट सरकार को तो सादर किया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि इन लोगों को सुविधा देने की कोई जरूरत नहीं है। यह 1952 की बात है। तब से लेकर 1978 तक यानी मंडल आयोग लागू होने तक यानी ओबीसी के बारे में किसी ने प्रयास नहीं किया। तो आपका जो मत है कि सभी का, अर्थात सभी जनजातियों का, सभी अनुसूचित जातियों का और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो विकास होना है उसके लिए हम सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए। और आपका जो प्रश्न है कि कुछ लोगों ने इसका फायदा लिया है, ये उन्होंने फायदा लिया नहीं, उन्होंने नई विचारधारा जो अपनाई, बाबा साहब के विचारों के अनुसार उन्होंने अनुकरण किया, इसलिए उन लोगों की तरक्की हुई। बाबा साहब ने अपने विचार सभी लोगों के लिए बताया था, लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों का अनुसरण किया उनकी तरक्की हुई, और जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों का अनुसरण नहीं किया उनकी तरक्की नहीं हुई। लेकिन एक बात दूसरी हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जबकि ये मुद्दा आरक्षण का है, तो क्या ये आरक्षण सिर्फ आर्थिक विकास या तरक्की या शैक्षिक विकास सिर्फ इन्हीं मुद्दों से जुड़ा है, या फिर इसका कोई विशेष प्रयोजन भी है? आरक्षण का जो मुद्दा है जो बाबा साहब ने लाया था वो रिप्रेजेंटेटिव के तहत लाया था कि जो वंचित लोग हैं उन लोगों को सरकार में, क्योंकि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में उनको भागीदारी मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जी। ये पर्सनल तरक्की के लिए नहीं, व्यक्तिगत के लिए नहीं था, तो समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने ये प्रावधान किया।
और आज जो लोग कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा ये सिर्फ नौकरी तक या उन शिक्षा तक ही मर्यादित, ऐसा नहीं है। आरक्षण मुद्दा ये शिक्षा या नौकरी तक मर्यादित नहीं है। तो हम भी देश के लोग हैं, जैसा कि अपने देश के संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, तो हम लोग यानी सभी लोग, तो सभी लोगों की तरक्की होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। इस संदर्भ में बाबा साहब ने सोचा था और उस संदर्भ में बाबा साहब ने जागृति लाने का प्रयास किया था। लेकिन जब ये मुद्दा ही वास्तव में प्रतिनिधित्व का मुद्दा है और इसके बीच अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जजमेंट लेकर आता है और फिर अब ये बड़ी बेंच को दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कि ये वर्तमान समय जिसको हम देखते हैं कि ये बड़ा चुनौती भरा भी समय है हमारी राजनीतिक परिस्थितियों में, हमारी सामाजिक परिस्थितियों में, हमारी आर्थिक परिस्थितियों में और हमारी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, ये सब तरफ में इस समय जब इतनी चुनौतियों भरा ये समय है, इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय देता है तो आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपनी समझ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं कि क्या उद्देश्य होना चाहिए या इस तरह का डिसीजन जो कि आप कहते हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं लगता है, जबकि आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अब से पहले ये बात कही थी या जब इसके खिलाफ दिया था कि भाई राज्य को ये अधिकार नहीं होता है कि वो इस तरह की कोई उपसूचियां बनाएं, या अगर ऐसे कोई राज्य उपसूचियां बनाता है तो वो संविधान सम्मत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहता है। लेकिन आज जब वो ये निर्णय देता है तो वो कहता है कि भाई राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने आरक्षण की जो शेड्यूल है आरक्षित वर्गों के, उसमें वो उपसूची बनाएं। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सोचते हैं जी, तब ये मालूम होता है कि आज की देश की जो परिस्थिति है, देश में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी देश में जनतंत्र के नाम पर अपना खूब तानाशाही लाना चाहती है। यानी संविधान होने के बावजूद भी, जनतंत्र होने के बावजूद भी, तो आज की जो परिस्थिति है कि लोगों को अलग अलग जाति में बांटना, धर्म के नाम पर उनमें संघर्ष करवाना, ताकि लोग जो अधिकार के जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा गलत है और उन्होंने ये, मुझे लगता है कि इसके पीछे बीजेपी की जो रणनीति है, उस रणनीति का भी ये एक पार्ट है। ये स्पष्ट हमें दिखाई देता है क्योंकि अब तक जो भी 2014 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, उस निर्णय से स्पष्ट मालूम होता है कि ये सब निर्णय राजकीय दृष्टि से प्रेरित होकर दिए गए हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? क्योंकि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, यह निर्णय संविधान के तहत नहीं दिए गए हैं। जैसा कि अभी का जो निर्णय है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया था, यह निर्णय होने के बाद भी अभी वो निर्णय बदलाने की जो उनकी कोशिश है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारतीय समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर संघर्ष होना चाहिए, वो अपने आपस में लड़ना चाहिए और जो बाकी का जो यानी राज की जो उद्देश्य है या हम जो बीजेपी की जो सत्ता है, तो वो सत्ता वैसी कायम रहे, इस प्रकार का ही प्रयास आज भी हो रहा है। आज हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो टकराव निर्माण हुआ है, इसके पहले इतना टकराव नहीं था। लोग हिंदू मुस्लिम लोग भाई भाई करके रहते थे, लेकिन आज जो परिस्थिति दिखाई दे रहे, आज जो अनुसूचित जाति के लोगों में जो संघर्ष लाने का प्रयास
दिखाई दे रहा है कि अलग अलग तो जाति में, आपको लगता है कि इससे ये संघर्ष खड़ा हो सकता है? अर्थात और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जी। पिछले माह में महाराष्ट्र के बीजेपी की जो पक्ष है, उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था कि महाराष्ट्र में भी अनुसूचित जातियों की उप सूची होना चाहिए, उनका ने सब डिवीजन होना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव बीजेपी ने भेजा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में लोग जाति के नाम पर लड़े, अपने अपनी जाति में रहें, और बाकी के जो अधिकार की है, उनके अधिकारों की जो रक्षा के बारे में वो जागरूक नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति, धर्मांधता इस देश में फिर से निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। और मैं एक शब्द में ये कह सकता हूँ, यानी एक कि यहाँ मनुस्मृति लाने का, रामराज्य लाने का प्रयास हो रहा है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत सारी असंगतियां हैं। एक तरफ बात यह है कि जब देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र में बदला जा रहा है। आरक्षण ये सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में नहीं है इस वक्त तक। ऐसी परिस्थिति में आरक्षण पर किसी तरह का मुद्दा खड़ा होना, फिर आरक्षण के उसी मुद्दे पर चर्चा होते रहना और उस चर्चा में सब लोग उलझे रहना, लेकिन वास्तविक रूप से रोजगार का कहीं उपलब्धता ही नहीं होना, इन इतनी सारी असंगतियों और विसंगतियों के साथ हम इस समय देश में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आवाज़ विशेष में हम इस बातचीत को रोकते हैं। ये बातचीत हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के डिसीजन पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्गों के अंदर जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके अंदर भी, इनके भीतर भी एक उपसूची का निर्माण किया जाए, जिन उपसूचियों में ये तय किया जाएगा कि इसमें और भी पिछड़े कौन रह गए तो उनके लिए विशेष प्रावधान हो। अब ये फैसला जो है, इसका निर्णय जो है वो बड़ी बेंच के पास जाएगा, बड़ी बेंच इसका निर्णय करेगी। लेकिन हम लोग इसी विषय पर और सुप्रीम कोर्ट की इस मंशा पर हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध चिंतक, विचारक और लेखक, अम्बेडकरवादी समीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर के साथ। इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। आप जानते हैं कि आवाज़ विशेष में हम समसामयिक मुद्दों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं, इसी वादे के साथ कि हम इन्हीं मुद्दों के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यहाँ आपसे विदा लेते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।